हेलो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना अवधेश द्विवेदी, जीएस टीचर, जीएस बाई अवधेश। पैंडेमिक कोविड-19 की इस महामारी में आप सभी लोग अपने अपने घरों पर हैं, सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे और अपने स्टडी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में लगे हुए होंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों पर रह करके ऑनलाइन स्टडी बहुत अच्छे से करें, जिससे आपकी जनरल स्टडीज की पढ़ाई में स्पेशली किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो, इंटरफेयर ना हो। इसलिए आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक में पार्ट 4 लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि पिछले वाले टॉपिक आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, पिछले वाले वीडियोस बहुत पसंद आए होंगे। आज एक नया वीडियो नई नई नॉलेज के साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी के महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में आज मैं आपके सामने। टॉपिक हमारा संविधान सभा वाला है, पार्ट 4 है। संविधान सभा के निर्माण के संबंध में पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि संविधान सभा का निर्माण 1942 के स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन और 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर तय होता है। ये आपके लिए बिल्कुल नई जानकारी है कि संविधान सभा के निर्माण के लिए दो बड़े महत्वपूर्ण स्तंभ, जिनके आधार पर ही इन दोनों पिलर के आधार पर ही संविधान सभा का निर्माण होता है। इतनी बेहतरीन जानकारी के साथ में हम लोग आज कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को पढ़ने वाले हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के योगदान के साथ ही भारतीय संविधान सभा का निर्माण प्रारंभ होता है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इंग्लैंड के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो लिबरल पार्टी से संबंधित थे, उदारवादी दृष्टिकोण के नेता क्लीमेंट एटली, सामने आपने लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है जिसकी वजह से आपका समय की बचत। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिबरल पार्टी के क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत को आजाद करवाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। वो प्रस्ताव ये रखा कि भारत को अब आजाद करवा दिया जाएगा। मार्च 1946 में क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का गठन किया। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को गठित करने का सीधा सा संबंध भारत में, भारत के लोगों के लिए, भारतीय जनमानस के लिए, उनके देश में एक बृहद संविधान, हालांकि बृहद यहां पर कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत जैसे विविधताओं वाले राष्ट्र में एक व्यापक संविधान की आवश्यकता थी। इस बात को समझते हुए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का गठन किया और इस कैबिनेट मिशन प्लान में अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस को बनाया गया। चूंकि पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे, उन्हें भारत और ब्रिटिश सरकार के बीच की एक सेतु, कनेक्टिंग लिंक ऑफ इंडिया एंड ब्रिटिश एम्पायर के रूप में जाना जाता था, इसलिए उन्हें इसकी अध्यक्षता देना ज्यादा उचित माना गया। सदस्य के रूप में स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष और दूसरे एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री को इसमें नियुक्त किया गया। तो मैं आपको बता दूं, कैबिनेट मिशन प्लान में 3 व्यक्तियों की एक मिशन है, 3 व्यक्तियों का एक प्लान है। इसमें अध्यक्षता पैट्रिक लॉरेंस द्वारा होती है, सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा और एबी अलेक्जेंडर, ये भी नौसेना मंत्री के रूप में और व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, ये दोनों ही सदस्य के रूप में। अर्थात पहला पॉइंट हमारा सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में अध्यक्ष और सदस्य कौन है और कितने हैं। आगे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, अर्थात कैबिनेट मिशन प्लान है क्या, व्हाट इज द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारतीय संविधान निर्माण में कैबिनेट मिशन प्लान का रोल क्या है। इतने महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके जिस आधार पर हम भारतीय संविधान का निर्माण करते हैं। दुनिया का सबसे व्यापक संविधान बना,
उसमें सबसे पहले कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में भारत में, जब 1946 में मार्च के महीने में आया, तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा अपना विचार ये प्रस्तुत किया गया, ये प्रस्ताव दिया गया कि भारत में तुरंत ही एक अंतरिम सरकार का तत्काल गठन किया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए, अंतरिम सरकार का गठन। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। 26 नवंबर 1949 को पार्षली रूप से जब भारत में संविधान लागू होता है, तो उस समय अंतरिम सरकार, निर्वाचन और नागरिकता के उपबंध जिस प्रकार से प्रारंभ होते हैं, उसमें इस अंतरिम सरकार की योगदान को हम आगे वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अंतरिम सरकार के तत्काल गठन के पश्चात तीसरा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है संविधान सभा तथा संविधान का निर्माण किया जाए। तो संविधान सभा और संविधान का निर्माण ये अगला बिंदु है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन प्लान में अगला पॉइंट है संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव करवाए जाएंगे, अर्थात ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही संविधान सभा के लिए सदस्य चुने जाएंगे, बिना वयस्क मताधिकार द्वारा, अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से, आनुपातिक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से संविधान सभा के लिए चुनाव होंगे। इसमें वयस्क मताधिकार का कोई योगदान नहीं होगा। इसके बाद में और भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम लोग और चर्चा करने वाले हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ही वो बिंदु आते हैं। इन बिंदुओं में आगे मैं दो तीन बिंदु लिखने वाला हूं, नोटिस करने वाला हूं। तो इसमें मैं अभी आपको इनके बिंदुओं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, और आगे वाले बिंदु आपके मैं नोटिस करता हूं जिससे आपके बचें। तो ये सभी बिंदुओं के साथ हम चर्चा करेंगे। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इन्हें इरेज करूंगा और आगे आने वाले कैबिनेट मिशन प्लान के बिंदुओं को नोटिस करूंगा, उनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत पांचवा हमारा जो बिंदु है, कैबिनेट मिशन प्लान में ये प्रस्तावित किया गया, ये उसमें विजन रखा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर ये चुना गया प्रतिनिधि प्रांतों के विधानमंडल सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होगा, अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के माध्यम से ही ये सदस्य चुना जाएगा। बेटा आपको ध्यान रखना होगा कि संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर जो चुनाव हुए हैं वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया, और ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों के विधानमंडल सदस्यों द्वारा चुने गए। बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ है। अगला बिंदु हमारा जो है वो है समुदाय के आधार पर। बहुत ही कम लोग बताते हैं कि समुदाय के आधार पर भी प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया गया। हिंदू, मुस्लिम और सिख तीन ही समुदाय बनाए गए। कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर संविधान सभा के लिए सिर्फ 3 समुदाय के आधार पर ही सदस्यों का चुनाव करने का प्रस्ताव रखा गया। ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये जानकारी आपके लिए सबसे न्यू और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए, एसआई के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए, अन्य प्रकार के होने वाले संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस ऑल ऑफ यू। देशी रियासतों, जो अगला जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं वो है बेटा देशी रियासतों का गठन। तो देशी रियासतों के गठन के संदर्भ में जो सदस्य चुने जाएंगे, देशी रियासतों के गठन से संबंधित सदस्य, क्योंकि देशी रियासतों से भी सदस्यों का चुनाव होना है और देशी रियासतों के सदस्यों के चुनाव पर ही कैबिनेट मिशन प्लान में उन्हें भी जगह दी जाती है। तो देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव देशी रियासतों के गठन के आधार पर बनी समझौता समिति
और चुने गए प्रतिनिधियों जो विभिन्न ब्रिटिश प्रांतों के द्वारा चुने गए अप्रत्यक्ष रूप से विधानमंडल के सदस्य होंगे, वो सदस्य और देसी रियासतों के गठन की जो समझौता समिति है, इन दोनों के आपस में चर्चा करने के बाद ही देसी रियासतों के सदस्यों का चुनाव होगा। तो बेटा एक बात ध्यान रख लीजिए कि ब्रिटिश प्रांतों के लिए जो चुनाव हुए हैं, ब्रिटिश प्रांतों के चुनाव प्रांतों की विधानमंडल सदस्यों के आधार पर संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए हैं, किंतु 93 सदस्य जिनके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, 93 सदस्य देसी रियासतों के लिए चुने जाएंगे। मैं बात करूं यहां पर कि प्रांतों जनसंख्या के आधार पर जो प्रांतों के लिए विधानमंडल सदस्यों द्वारा चुने गए हैं वो 292, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 93 सदस्य जो देसी रियासतों के आधार पर चुने गए हैं, वो देसी रियासतों के गठन समझौता समिति के आधार पर तथा चुने गए प्रतिनिधियों के आपस में चर्चा करने के पश्चात में चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपके लिए नया। फिर बात करते हैं संप्रदाय के आधार पर समुदाय के सदस्यों का चुनाव। प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक धर्म, अर्थात तात्पर्य यहां पर है कि हिंदू, मुस्लिम और सिख को उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही एक सदस्य चुनने के लिए कहा गया। अर्थात हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के लोगों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर ही सदस्यों को चुना गया, जिनकी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। अब इसके आगे वाले जो बिंदु हैं उन पर हम लोग आज अब बात करने वाले हैं कि भारतीय संविधान सभा में किस संप्रदाय से, कौन से समुदाय से कितने सदस्य चुने गए, कितने सदस्यों को संविधान सभा में शामिल किया गया, संविधान सभा के टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी। क्या आप ये भी जानना चाहेंगे कि भारत का सबसे पहला एंग्लो इंडियन सदस्य कौन था? आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि भारत का सबसे पहला पारसी सदस्य कौन था। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने सीटें मिली हैं, साथ साथ में मुस्लिम लीग पार्टी को कितनी सीटें मिली और अन्य पार्टियों को कितनी सीटें मिली, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अर्थात हमारा जो अब नंबर सिस्टम है, क्वांटिटेटिव जीएस जिसे कह सकते हैं, कि इस समय हम क्वांटिटेटिव नंबर्स पर आ गए हैं, संविधान सभा के टोटल मेंबर्स नंबर्स पर आ चुके हैं। तो बेटा मैं इसे इरेज करने वाला हूं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। आगे अब हम इसके नंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर फोकस करने वाले हैं। तो रेडी, तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। अगले बिंदु के अंतर्गत 9 हमारा जो बिंदु है, कैबिनेट मिशन प्लान में 1946 में संविधान सभा के अंतर्गत प्रांतों के लिए पृथक संविधान होगा तथा संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये कैबिनेट मिशन प्लान में तय किया गया था। उसके पश्चात अगला बिंदु है हमारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग now at this time on the basis of cabinet mission plan 1946 to make a constituent assembly. It's a huge constitution, अर्थात दुनिया की सबसे बड़ी संविधान सभा के निर्माण के संदर्भ में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। और ये टॉपिक ऐसा है जिसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज मैं बताने वाला हूँ। हो सकता है पहली बार हो रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत इतने महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आधार मानते हुए आज दुनिया का सबसे महान ग्रंथ, भारत का सबसे महान ग्रंथ, भारत की सबसे बड़ी पवित्र पुस्तक, भारतीय जनमानस के लिए, भारतीय जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार संविधान शब्द, जिसके आधार पर संविधान का निर्माण हुआ था, उस पर चर्चा कर रहे हैं। संविधान सभा में कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के दिए हुए प्लान के आधार पर कुल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई। तो बेटा कितनी है? टोटल मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, अर्थात भारतीय संविधान सभा के लिए कुल सदस्यों की संख्या, टोटल मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 389 थे।
389 सदस्यों का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया। पहला डिस्ट्रीब्यूशन 292 सदस्यों का हुआ जो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से चुने गए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनके चुनने की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से है, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाना है। कुल 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से 292 सदस्यों को चुना गया। चूंकि मैंने आपसे कहा था देसी रियासतों के सदस्यों को भी लेना है, तो देसी रियासतों के सदस्यों को लेने के लिए देसी रियासतों के लिए गठित की गई समिति और ब्रिटिश प्रांतों के लिए चुने गए सदस्यों के सामंजस्य कोऑर्डिनेशन से 93 देशी सदस्यों को चुना गया। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य बेटा देसी रियासतों से। उसके पश्चात बात करते हैं 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरियों द्वारा चुने गए। तत्कालीन ब्रिटिश कमिश्नरियां 4 दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मारवाड़ थी। तो आप लोग याद रखें ब्रिटिश कमिश्नरी उस समय 4 थी, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान और अजमेर मारवाड़। जो कि बलूचिस्तान इसमें वर्तमान में पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर वाले इलाके में है और पाकिस्तान में है। इन सदस्यों को मिलाकर 389 सदस्यों की संविधान सभा का गठन होता है। 389 सदस्यों की संविधान सभा के लिए हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली, मुस्लिम लीग पार्टी को कितनी सीटें मिली, उसके साथ साथ किस समुदाय के सदस्य को कितने सीटों का आवंटन किया गया, इस पर भी हम जानने वाले हैं। तो कृपया इसको एक बार फिर आप इसको देख लें, ध्यान से समझ लें कि कुल सदस्यों की संख्या 389 है। 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, उस समय तत्कालीन 11 प्रांत थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी द्वारा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे की बिंदु मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए से संविधान सभा के लिए हुए चुनावों में, भारतीय संविधान सभा के चुनाव भारत में जुलाई और अगस्त के महीने में हुए। जुलाई में जब चुनाव हुए भारतीय संविधान सभा के लिए, तो कांग्रेस पार्टी ने जो सीटें हासिल की हैं, तो कांग्रेस पार्टी के सदस्य 208 सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में एक पूरा मेंडल लेकर के आई। मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्यों को कम सीटें हासिल हुई। मुस्लिम लीग के सदस्य 73 सदस्य चुन करके आए। संविधान सभा में 73 सदस्य मुस्लिम लीग पार्टी के चुने गए। कांग्रेस पार्टी के 208 सदस्य सर्वाधिक चुने गए। निर्दलीय सदस्य 8 संविधान सभा के लिए चुने गए। अन्य जो सदस्य थे एक एक सीटें लेकर के आए। यूनियनिस्ट, यूनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शेड्यूल पार्टी, सिख गैर कांग्रेसी पार्टी, साम्यवादी दल, कृषक प्रज्ञा पार्टी, अन्य इस प्रकार के छोटे घटक दलों द्वारा एक एक सीटों को जीता गया, अर्थात एक एक सीटों पर उन्होंने विजय हासिल की। सर्वाधिक कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा 208 सीटें जीते गई। ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुस्लिम लीग के सदस्य कितने जीत करके आए, ये भी अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुस्लिम लीग के सदस्य 73 संविधान सभा के लिए इलेक्टेड होकर के आए। अन्य सदस्य आपके सामने एक एक करके अन्य पार्टियों के यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शेड्यूल, सिख गैर कांग्रेसी, साम्यवादी, कृषक प्रजा पार्टी के सदस्य, निर्दलीय सदस्य कुल 8 चुन करके आए थे। ये यहाँ पर जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, ये है जुलाई अगस्त के महीने में संविधान सभा के लिए हुए चुनावों में कुल 389 सीटों के लिए हुए चुनावों में से ब्रिटिश भारत के प्रांतों में जो चुनाव हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर। तो 292 सदस्यों के लिए जो चुनाव करवाए गए थे ब्रिटिश भारत के प्रांतों के सदस्यों के लिए, वो ब्रिटिश भारत के प्रांतों के सदस्यों के 292 सदस्यों का कुल योग है यहाँ पर।
अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर संविधान सभा में संप्रदाय के आधार पर किस संप्रदाय को कितनी कितनी सीटों का रिजर्वेशन किया गया, कितनी कितनी सीटें आवंटित की गई, महिलाओं के लिए संविधान सभा में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व रखा गया, उस पर अब हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। तो आपने कैबिनेट मिशन प्लान में संविधान सभा के लिए 292 ब्रिटिश प्रांतों के लिए चुने गए सदस्यों का ब्यौरा समझ लिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इरेज करके मैं इस पर अन्य सदस्यों के बारे में डिटेल देता हूं। संविधान सभा के लिए जुलाई महीने में हुए चुनावों के आधार पर सांप्रदाय के आधार पर सीटों का आवंटन कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में दिया हुआ था। मैं आपको ऑलरेडी पहले से भी बता चुका हूं कि संप्रदाय के आधार पर उनकी जहां अधिक जनसंख्या है उस अनुपात को लेकर के सदस्यों का चुनाव भी करवाना था। तो संविधान सभा के लिए सामान्य समुदाय से 213 सदस्य चुने गए। सामान्य जनरल सदस्यों की संख्या संविधान सभा में 213 थी। मुस्लिम सदस्य 79, सिख 4 अर्थात 4, महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। कुल महिला सदस्यों की संख्या 15, संविधान सभा के लिए चुनी गई कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मुस्लिम सदस्यों की संख्या परीक्षा उपयोगी है। सिख सदस्यों की अत्यधिक महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी संख्या है। सामान्य वर्ग के सदस्यों की सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी शेड्यूल ट्राइब के सदस्यों की संख्या 33 थी संविधान सभा में। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के सदस्यों की संख्या 26 थी। अनुसूचित जाति एससी के सदस्यों की संख्या 26। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आप देख रहे होंगे। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि क्या संविधान सभा में चुने गए सदस्यों में कोई एंग्लो इंडियन सदस्य भी था? तो मैं आपको बता दूं, एंग्लो इंडियन सदस्य भी था। एंग्लो इंडियन सदस्य अर्थात एंग्लो इंडियन वो सदस्य जिनका संबंध भारत से होता है, जिनकी मां भारतीय है, किंतु किसी ब्रिटिश या इंग्लैंड के किसी व्यक्ति से उसने विवाह किया होता है। इस आधार पर ही एंग्लो इंडियन सदस्यों को भारतीय संविधान में जगह देने का प्रयास किया। तो एंग्लो इंडियन सदस्य संविधान सभा में जो चुने गए थे उनका नाम फ्रैंक एंथनी था। अर्थात मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत में सबसे पहला एंग्लो इंडियन सदस्य, चूंकि हम लोग जब आगे चर्चा करेंगे लोकसभा में प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों का चुनाव किया जाता है, तो एंग्लो इंडियन सदस्यों के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद दिए हुए आर्टिकल्स भी हैं और एंग्लो इंडियन सदस्यों का भारतीय संविधान में अनुच्छेद अलग अलग अनुच्छेदों में वर्णन किया है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। भारत का पहला एंग्लो इंडियन सदस्य फ्रैंक एंथनी था, पहला एंग्लो इंडियन सदस्य। ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात करते हैं कि पारसी समुदाय के सदस्यों का भी प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान सभा में रखा गया और पारसी सदस्य पीएच मोदी थे। अब चूंकि हम बात करते हैं कि संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्यों की रूपरेखा, एक आउटलाइन हमारे पास तैयार हो चुकी है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो तत्कालीन भारतीय रियासतों से चुने गए सदस्यों की संख्या 93 थी, लेकिन इनमें जो सदस्य जो संविधान सभा के लिए रियासत जिसने अपने सदस्यों को नहीं भेजा गया वो हैदराबाद रियासत थी। तो हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा के लिए सदस्यों को नहीं भेजा। तो हैदराबाद रियासत द्वारा संविधान सभा में सदस्यों को नहीं भेजा गया था। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। दूसरी बात करते हैं कि महात्मा गांधी क्या संविधान सभा में सदस्य के रूप में थे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, महात्मा गांधी संविधान सभा में नहीं थे।
सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आता है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के लिए जब चुने गए थे तो तत्कालीन पूर्वी बंगाल क्षेत्र से वो चुने गए थे। पूर्वी बंगाल से जब चुने गए उसके पश्चात भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को डिवीजन होने के पश्चात डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी पूना की एक सीट से चुनकर के संविधान सभा के लिए नॉमिनेट हुए थे। मैं आपको एक बात बता दूं कि संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चुनाव सर्वप्रथम पूना की संसदीय सीट से हुआ, अर्थात पूना से चुने गए। सर्वप्रथम पूर्वी बंगाल और पूर्वी बंगाल के पश्चात तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से और उसके पश्चात पूना से विभाजन के पश्चात बी आर अम्बेडकर पूना से जब भारत के विभाजन के पश्चात बी आर अम्बेडकर जी को चुना गया तो एस जयकर ने अपनी सीट यहाँ से खाली करके दी थी। एस जयकर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे संविधान के निर्माता हैं उनके सम्मान में एस जयकर ने अपनी सीट को पूना से खाली किया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को यहाँ से चुनाव लड़ाया। भारतीय संविधान के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक पुस्तक है। जी ऑस्टिन विधि शास्त्री हैं इंग्लैंड के, उन्होंने पुस्तक लिखी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसका शीर्षक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी ऑस्टिन द्वारा लिखी गई पुस्तक में बताया गया है कि कांग्रेस ही संविधान सभा थी और संविधान सभा ही कांग्रेस थी, अर्थात संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्यों का अत्यधिक बल था, संख्या बल था। और मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, संविधान सभा के संदर्भ में इतने सारी चर्चा की है। आपने देखा होगा संविधान सभा में विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न समुदाय, विभिन्न ब्रिटिश प्रांतों, विभिन्न देशी रियासतों, अलग अलग समुदाय संप्रदाय के आधार पर, पार्टियों के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ है। व्यापक रूप से विस्तार से हम लोगों ने जाना है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि भारतीय संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी, अर्थात अनेक दलों का समन्वय थी, कोऑर्डिनेशन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टीज। भारतीय संविधान सभा के लिए पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में केंद्रीय कक्ष में जब हुई, उस दिन मुस्लिम लीग पार्टी ने भारतीय संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। उस दिन केवल 207 सदस्य ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में शामिल हुए थे। आगे अगले पार्ट में हम ये चर्चा करेंगे संविधान सभा के अधिवेशन, सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भारतीय संविधान सभा के विभिन्न अधिवेशन किस प्रकार से हुए हैं, कौन कौन सी समितियां हैं, किस आधार पर हमारा भारतीय संविधान हमारे जनमानस के लिए, भारत के लोगों के लिए नागरिक कर्तव्य, सामाजिक समानताओं, न्यायिक निर्णयों, भारतीय जनमानस की आर्थिक सामाजिक विभिन्नताओं को एकजुट करने का प्रयास करता है। इन सब वीडियो में आपने इतनी सारी चीजें जानी हैं और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पसंद आई हो तो डियर फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स द्वारा हमें ये जानकारी देने के लिए कोशिश करें कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पर कौन कौन से वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और इसमें और आपको कौन से टॉपिक पढ़ाने चाहिए जिन पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंसेस अर्थात संवैधानिक अधिवेशनों और संविधान सभा की बैठकों पर चर्चा करेंगे, उन पर बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो अब अगला टॉपिक हमारा ये वाला होगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए, ऑनलाइन स्टडी को बहुत अच्छे से जारी रखिए और कीप द बेस्ट, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करिए। डरने की आवश्यकता नहीं है। स्टे एट होम एंड सेफ।